नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मर्सी पिटीशन। हिंदी में इसे दया याचिका कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश में क्या होता है कि सपोज आप किसी लोअर कोर्ट में जाते हैं एंड आपको वो लोअर कोर्ट गिल्टी मानता है, यानी आपको एक तरह से दोषी करार किया जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं, मतलब उससे ऊपर का जो कोर्ट होता है दैट इज हाई कोर्ट, आप उसमें अपील करते हैं। फर्दर अगर हाई कोर्ट ने भी आपको दोषी करार दिया तो आप फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं दोस्तों। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको गिल्टी माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको कहता है कि आप दोषी हैं, तो फिर आप प्रेसिडेंट साहब के पास या फिर गवर्नर साहब के पास जाते हैं अंडर आर्टिकल 72 एंड अंडर आर्टिकल 161 कि प्लीज मेरे पे दया करिए, यानी कि मेरे को माफ कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों इसको दया याचिका कहते हैं। एंड राष्ट्रपति साहब एंड गवर्नर साहब के पास पावर होती है इन दोनों आर्टिकल्स के तहत कि वो उनको माफी दे सके। अब दोस्तों रिलीफ जो देते हैं, मतलब जो माफी देते हैं, ये 5 तरह की होती हैं टोटल: रिप्राइव, रेमिट, रेस्पाइट, कम्यूटेट एंड पार्डन। इसको दोस्तों जो मर्सी पिटीशन है, इसको मतलब आर्टिकल 72 एंड 161 को पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एक एक करके समझेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो दोस्तों रिप्राइव होता है, इसमें क्या होता है, डिले कर दिया जाता है पनिशमेंट को। मतलब सपोज अभी मार्च का महीना चल रहा है एंड उस व्यक्ति को सजा होनी है मान लो जून में, तो जो हमारे राष्ट्रपति साहब होंगे या जो हमारे गवर्नर साहब होंगे वो डिले कर देंगे कि भैया जून में नहीं, इस बंदे को अक्टूबर में सजा दी जाए, यानी 2-3 महीने 4 महीने डिले कर देते हैं उस पनिशमेंट को। इससे क्या होता है दोस्तों, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज जो गुनहगार है, जो क्रिमिनल है, उसके घर में उसकी छोटी बहन की शादी है, तो वो गुजारिश करता है राष्ट्रपति साहब से, प्लीज मेरे को थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं अपनी छोटी बहन की शादी करके वापस आ जाऊंगा, तब मेरे को सजा दे देना। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दोस्तों, या फिर कोई पेशेंट है कि बीमार हो गया तो उस टाइम पे भी उसको रिप्राइव दे दिया जाता है, मतलब डिले कर दिया जाता है कि आप कुछ दिन बाद आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों रिप्राइव, मतलब पनिशमेंट को डिले कर देना है थोड़ा टाइम के लिए। नेचर चेंज नहीं करना, जो सजा थी वो रहेगी, बट सपोज 3-4 महीने बाद दी जाएगी। एंड दोस्तों फिर आता है रेमिट। रेमिट में क्या होता है, इसमें दोस्तों सजा को कम कर देते हैं थोड़ी सी। सपोज अगर किसी को 7 साल की सजा सुनाई है तो उसको 2 साल कम करके बोलेंगे कि आप 5 साल की सजा आप काटिए। तो इसमें तो है दोस्तों रेमिट में, मतलब एक तरह से डिक्रीज कर देना सजा को, नेचर चेंज नहीं करना। 7 साल की सजा है, बस थोड़ा सा कम कर देना है कि 5 साल कर देना है उसे। तो ये इसको कहते हैं दोस्तों रेमिट, मतलब डिक्रीज करना। फिर आता है दोस्तों रिस्पाइट। इसको दोस्तों आप ऐसे याद करिए, एसपी मतलब स्पेशल में भी एसपी आता है एंड रेस्पाइट में भी एसपी। स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रेस्पाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल रेस्पाइट में दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति साहब या गवर्नर साहब इन 5 में से कुछ भी एक तरह से यूज कर सकते हैं, कुछ भी उसको रिलीफ दे सकते हैं। रिप्राइव भी कर सकते हैं, रेमिट भी, रेस्पाइट, कम्यूटेट, पार्डन, कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसिस का मतलब दोस्तों क्या हुआ, सपोज कि अगर किसी को सजा सुनाई है, मान लो कोई महिला है एंड वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस है कि वो महिला एक तरह से गर्भवती है, तो राष्ट्रपति साहब उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, या तो उसका प्रोसेस डिले कर देंगे कि कुछ महीने बाद आपको सजा सुनाई जाएगी, या फिर टाइम डिक्रीज कर देंगे, या फिर दोस्तों नेचर ही चेंज कर देंगे, जो सजा है उसका नेचर ही चेंज कर देंगे। इसलिए दोस्तों इसको स्पेशल सर्कमस्टांसिस कहता है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स राष्ट्रपति साहब और गवर्नर साहब जो हमारे डिस्कस करते हैं कि इनमें से क्या दिया जाए। फिर दोस्तों आता है कम्यूटेट। कम्यूटेट का मतलब होता है दोस्तों नेचर को चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फांसी की सजा दी जा रही है, मतलब डेथ सेंटेंस आप समझें इसको एक तरह से, और अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो कम्यूटेट के तहत उसको क्या कर सकते हैं, फांसी को चेंज कर देंगे उम्र कैद में, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे दोस्तों कि पूरे जीवन के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा, हम आपको फांसी नहीं दे रहे, आप जिंदा रहिए बट जेल के अंदर रहिए। तो उसमें नेचर चेंज कर दिया। नेचर क्या चेंज किया, पहले फांसी थी, मतलब एक तरह से डेथ सेंटेंस था, बट उसको डेथ को चेंज कर दिया कि आपको एक तरह से उम्र कैद सुना दी। फिर दोस्तों आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है दोस्तों फ्री कर देना आपको। अगर आपको फांसी भी दी गई है तो आपको एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से आपको एक्विट कर दिया जाएगा। एक्विटेड मतलब उसे कहते हैं, आप इसमें समझिए, इसमें समझाता हूं कि आपको एक तरह से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा।
आपके ऊपर अब कुछ भी एक तरह से क्राइम का केस नहीं चलेगा, कंप्लीटली आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने घर जाइए वापस। इसे कहते हैं दोस्तों पार्डन। अब दोस्तों जो दो आर्टिकल है 72 एंड 161, इसमें क्या अंतर है? जो राष्ट्रपति साहब के पास पावर है वही सेम पावर एग्जैक्टली गवर्नर साहब के पास भी है कि इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस दो एक्सेप्शंस हैं दोस्तों कि गवर्नर साहब के साथ दो एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है कि गवर्नर साहब जो हैं वो मार्शल लॉ जो होते हैं, मतलब आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल, मिलिट्री के जो लॉज होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनके केसेस पे वो यूज नहीं कर सकते कुछ भी। उन पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब का अधिकार है। यानी अगर किसी को कोर्ट मार्शल किया जाता है तो गवर्नर साहब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ राष्ट्रपति साहब के पास पावर होती है माफी देने की। एंड दोस्तों दूसरा एक्सेप्शन है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं ये फांसी को माफ नहीं कर सकते दोस्तों। यानी अगर किसी को फांसी हो रही है तो गवर्नर साहब उसको माफी नहीं दे सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को फांसी है तो उसको उम्र कैद कर सकते हैं, मतलब कम्यूटेट कर सकते हैं, बट कंप्लीटली माफी नहीं दे सकते। बट जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं दोस्तों, ये फांसी की सजा को भी माफ कर देते हैं या माफ कर सकते हैं पार्डन के तहत। यानी आर्टिकल 72 थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू आर्टिकल 161। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज और समझाता हूं कि ये दोनों आर्टिकल हैं, अगर किसी क्रिमिनल को फाइल करना है मर्सी पिटीशन, वो या तो प्रेसिडेंट साहब के पास कर सकता है या फिर गवर्नर साहब के पास कर सकता है, या फिर दोस्तों वो दोनों के पास एक साथ मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास पावर होती है इन चीजों को ग्रांट करने की। तो दोस्तों सपोज अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब मर्सी पिटीशन अप्रूव कर देते हैं कि आपको हम लोग माफी देते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने बोला हाँ, गवर्नर साहब ने बोला नहीं, हम माफी नहीं देंगे, बट दोस्तों क्या होता है, आंसर क्या होगा कि माफी दे दी जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दे दिया। अब दोस्तों सपोज प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया, गवर्नर साहब ने भी मना कर दिया कि माफी नहीं मिलेगी, तो माफी नहीं मिलती दोस्तों। देन फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया बट गवर्नर साहब ने बोला कि माफी दे देंगे, तो क्या होता है दोस्तों, अभी पहले हमने पढ़ा कि अगर प्रेसिडेंट साहब बोलते तो माफी मिल जाती है, बट अगर प्रेसिडेंट साहब ने ही मना कर दिया बट गवर्नर ने बोल दिया कि माफी दे देंगे, तो दोस्तों तब भी हम लोग माफी दे देंगे। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट साहब ने माफी दी है या गवर्नर साहब ने दी है, दोनों में से अगर किसी एक की भी परमिशन मिल गई तो समझिए आपको माफी मिल गई। एंड दोस्तों अगर दोनों ने ही हाँ बोल दिया तब तो माफी मिलनी ही मिलनी है। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करूंगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी को सजा सुनाई जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में अगर उसको फिर से गिल्टी पाया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। एंड दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी को गिल्टी पाता है, मतलब बोलता है कि आपको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, तो वो फर्दर फाइल कर सकता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन दोस्तों इसे कहा जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, 2002 से इसकी शुरुआत हुई। अशोक कुमार हुर्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, इस केस का नाम है दोस्तों अशोक कुमार हुर्रा केस 2002 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें दोस्तों क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन मैटर्स ऑफ डेथ सेंटेंस, मतलब अगर कोई सजा फांसी से रिलेटेड है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दीजिए। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली जजमेंट में अपने आप को दोषी करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करेगी, दोबारा से एनालाइज करेगी, क्योर करेगी दोस्तों। क्यूरेटिव का मतलब एक बार दोबारा से उसको एनालाइज अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल होता है दोस्तों। डेथ सेंटेंस मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट से बाय मिस्टेक, वैसे मिस्टेक होती नहीं, 0.0001% भी अगर गलती से भी मिस्टेक से किसी को फांसी दे दी तो वो व्यक्ति वापस तो आ नहीं सकता दोस्तों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अपने अशोक कुमार हुर्रा केस में डिसाइड किया कि जो क्रिमिनल्स होंगे वो फर्दर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
एंड दोस्तों फिर ये था क्यूरेटिव पिटीशन। अब दोस्तों एक बहुत ही फेमस केस है, दैट इज याकूब मेमन केस। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जो दोस्तों हुआ था उसके ये मेन एक्यूज थे, सबसे मुख्य आरोपी थे हमारे याकूब मेमन। एंड दोस्तों फिर क्या होता है, इनका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था, यानी ताड़ा केस में अंदर गए थे बॉम्ब ब्लास्ट केस में, तो ताड़ा कोर्ट ने दोस्तों मतलब TADA ताड़ा कहते हैं इसे, ताड़ा कोर्ट ने इनको गिल्टी करार दिया। इनको बोला कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। तो दोस्तों क्या हुआ, ये हायर कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में। प्लस दोस्तों इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये मर्सी पिटीशन भी फाइल कर देते हैं। मर्सी पिटीशन की दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद ही मर्सी पिटीशन फाइल करें। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट जब आपको सज़ा सुनाती है, आप उस टाइम पे भी मर्सी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो मर्सी प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है वो किसी भी कोर्ट के जजमेंट को माफ़ कर सकती है, आइदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, एज वेल एज मार्शियल कोर्ट फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साहब के पास मार्शियल कोर्ट नहीं होता। एंड देन दोस्तों फिर ये जो केस चल रहा था याकूब मेमन का, इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने गिल्टी करार किया। इन्होंने दोस्तों मर्सी पिटीशन फाइल कर दी उसी टाइम पे कोर्ट, उसमें प्रेसिडेंट साहब के पास भी एंड गवर्नर साहब के पास भी। मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट केस था तो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के पास इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करी। फिर दोस्तों इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील करी, मतलब ये मर्सी पिटीशन भी साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे ही हायर कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं, ऐसे पैरेलली चल रहे हैं दोनों चीज़ें। तो हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर दिया। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने भी इनको बोला कि आपको दोषी करार दिया जाता है, आपको फांसी की सजा होगी। फिर दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि आपको फांसी दी जाएगी, आप दोषी हैं। तो दोस्तों 2011 में क्या होता है, ये साथ साथ चल रहा है, मैंने आपको बताया। 2011 में प्रेसिडेंट साहब एंड गवर्नर साहब, इन दोनों ने ही, मतलब महाराष्ट्र के गवर्नर ने एंड हमारे भारत के राष्ट्रपति, दोनों ने दोस्तों मर्सी पिटीशन को नो कर दिया, मतलब एक तरह से डिक्लाइन कर दिया, बोला कि हम आपको माफ़ी नहीं देंगे, आप दोषी हैं। तो दोस्तों मर्सी पिटीशन की एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है कि सपोज आपको अगर प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया या गवर्नर साहब ने मना कर दिया, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोबारा से मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब के पास भी है, गवर्नर साहब के पास भी, जितना मन चाहे उतनी बार रीअप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है हमारे संविधान में ऐसी कि आप एक बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया, आप दोबारा से दया याचिका फाइल कर सकते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट साहब के पास भी है, गवर्नर के पास भी। तो दोस्तों क्या होता है, जब इन्होंने डिक्लाइन कर दिया 2011 में, प्रेसिडेंट साहब ने भी मना कर दिया है, गवर्नर जी ने भी मना कर दिया, तो इन्होंने रीअप्लाई कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही शातिर बदमाश था याकूब मेमन, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस का। तो दोस्तों इन्होंने रीअप्लाई कर दिया। इनके भाई साहब थे जो पता नहीं शायद टाइगर मेमन नाम था, वो इनके बिहाफ पे ये सब काम कर रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला आपको फांसी दी जाएगी, तो इन्होंने फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बात थी 2011 के बाद की, और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बाद से बोल दिया कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जा सकता है। तो ये सब कहानी दोस्तों चले जा रही थी, बिल्कुल चले जा रही थी। फिर अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड रख के हम एक इंपॉर्टेंट केस और समझेंगे, फिर इस केस पे दोस्तों वापस आएंगे। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन केस है उसमें 4 लोग थे, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, बलबीर सिंह एंड केहर सिंह। तो दोस्तों 2 को तो फांसी हो गई थी, 1 को छोड़ दिया गया था, उसको निर्दोष पाया गया था। एंड जो केहर सिंह साहब था, इनका केस थोड़ा लंबा चल रहा था। इनका जब केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल, इनको फांसी की सजा तो हो गई, इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी कोर्ट के द्वारा, बट एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला कि आर्टिकल 21 का रिस्पेक्ट होना चाहिए आखिरी सांस तक। मतलब उस व्यक्ति को अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का आखिरी सांस तक। जो हमारा आर्टिकल 21 है दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, मतलब आप अपनी जिंदगी जो है एक सम्मान के साथ जिए, आपको पूरा अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद चॉइस एंड डिग्निटी, मीन्स लिव लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो दोस्तों इसमें यही है कि आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको अपनी मर्जी से जिए, आपको पूरा अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेशक ये एक क्रिमिनल हैं,
बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा संविधान कहता है कि हमारे भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 की इज्जत आखिरी सांस तक होनी चाहिए, मतलब जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसको आर्टिकल 21 मिलना चाहिए, उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशू करता है इस केस के बाद, और वो गाइडलाइंस क्या कहता है, आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया कि जीने का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ को एंजॉय कर सके। बेशक वो क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है गुनाह हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, बट जो आर्टिकल 21 है ये सबको मिलना चाहिए, ये सबका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा, मतलब सपोज 2011 में यहाँ पर जजमेंट आया कि इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपको दोषी करार दिया जाता है, प्रेसिडेंट साहब ने भी इनको दोषी करार दिया था। तो क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिस दिन फाइनल जजमेंट दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट, उस दिन के बाद से लेकर जब तक फांसी दी जाएगी, इसके बीच में आपको 14 दिन दोस्तों दिए जाते हैं। मतलब 14 दिन आपको एक तरह से आप कह सकते हैं आपको जीने का अधिकार दिया जाता है। 14 डेज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको मिलेंगे, आप अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से जी सकते हैं। वो बात अलग है कि वो जो मतलब ऐसे बिल्कुल ही फ्री नहीं छोड़ देंगे, बट उनको इतना अधिकार देते हैं कि अपनी फैमिली वगैरह से मिल सकें, अपने जो आखिरी के 14 दिन हैं उसको अपने एक तरह से दिल से जी सकें। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपनी मर्जी से लास्ट के 14 डेज इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 सबको मिलना चाहिए टिल लास्ट ब्रेथ, मतलब आखिरी सांस तक आपको मिलना चाहिए। तो 14 डेज तक दोस्तों ये मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जब ये सब चल रहा था प्रोसेस सारा 2011 क्यूरेटिव पिटिशन ये सब, तो 2014 में दोस्तों क्या होता है, दोपहर के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है क्यूरेटिव पिटिशन को, जो इन्होंने दोबारा से फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन। 2014 में दिन में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। गवर्नर साहब ने थोड़े 2-3 घंटे बाद गवर्नर साहब ने भी इनकी जो दया याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया। फिर प्रेसिडेंट साहब ने भी इनकी मर्सी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, दोनों ने नो बोल दिया। फिर दोस्तों ये सब रात 9 बज गए थे, 8-9 बज गए थे, और अगले दिन इनको सुबह 4 बजे फांसी का ऑर्डर था 2011 के हिसाब से जो जजमेंट आई थी। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, गवर्नर ने डिसमिस कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने भी डिसमिस कर दिया। फिर दोस्तों क्या होता है कि जितने भी लॉयर्स हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो रात को आप कह सकते हैं 10-11 बजे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं एंड बोलते हैं जज साहब आपके इस लॉ का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का जो आपने एक जजमेंट दिया था केहर सिंह केस में, इसका वायोलेशन हो रहा है जज साहब। जिस व्यक्ति को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब ने सेम डे डिसमिस किया सारा कुछ, जो भी क्यूरेटिव पिटिशन एंड मर्सी पिटिशन, अगले ही दिन उसको फांसी है। उसके जज साहब उसके 14 दिन कहाँ गए जो आपने बताए थे, मतलब जिस दिन डिसमिस किया गया उसके अगले ही दिन अगर उसको फांसी दे दी जाएगी तो उसके जो 14 दिन हैं ये कहाँ हैं, उसको तो ये अधिकार मिला ही नहीं जज साहब कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके 14 दिन जो आखिरी के हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने उसको 14 दिन से ज़्यादा ही दिया है। वो कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लाइन दोस्तों मैंने जो कैपिटल में लिखी है, फाइनैलिटी, मतलब जिस दिन जजमेंट का एक तरह से फाइनल जजमेंट होता है उसके बाद से 14 दिन। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइनल जजमेंट 2014 का नहीं है, फाइनल जजमेंट है 2011 वाला। क्यों है दोस्तों 2011 वाला, क्योंकि इस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब ने भी डिसमिस किया था, गवर्नर साहब ने भी डिसमिस किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुना दी थी। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, उन्होंने बोला कि याकूब मेमन जो हैं ये मिसयूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। आप रीअप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार अगर डिसमिस हो गया तो बार बार रीअप्लाई करते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मैं इसके बाद भी 14 दिन दे दूंगा तो वो फिर से रीअप्लाई कर देंगे एंड फिर से ऐसे मामला एक्सटेंड होता रहेगा। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फाइनल जजमेंट थी वो 2011 की थी, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो ये बार बार एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे ही आपने इनको 14 दिन दिए वो फिर से रीअप्लाई कर देंगे, फिर से डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी कि आप कह सकते हैं कि आखिरी सांस तक आपको मौलिक अधिकार मिलता रहेगा। आपका जो फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल आपकी लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ रहेगा दोस्तों। आर्टिकल 21 यानी कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर सके, ये आर्टिकल हमें पावर देता है दोस्तों।
एंड दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये इनएलिएनेबल राइट है, मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो, जो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उस टाइम भी इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकती हमारी यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों ये पावर है इस आर्टिकल की। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये पावर दी थी आर्टिकल 21 को, उससे पहले इसको सस्पेंड कर सकते थे, बट जैसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ये इनएलिएनेबल राइट बन गया दोस्तों, मतलब अब इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज इसको हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। एंड अगर दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ बाकी लोग भी उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।